हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पशंस चैप्टर का रिवीजन। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पशन चैप्टर। इनकम टैक्स में कुछ इनकम्स एग्जेम्प्ट होती है, मतलब वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती है। तो एग्जाम्पशंस को हम बोलते हैं इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। वो जीटीआई में इंक्लूड ही नहीं होती है, बट हाँ उनकी हमको रेस्पेक्टिव हेड में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और इनर कॉलम में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और बताना पड़ता है ये इनकम तो एग्जेम्प्ट है, और आउटर कॉलम में उनका टैक्सेबल अमाउंट निल लिखना पड़ता है। ठीक है, क्यों? वो इनकम एग्जेम्प्ट है, वो जीटीआई में इंक्लूड ही नहीं होती है। तो कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स में? शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, सेक्शन 10 क्लॉज 1। इन इंडिया जो एग्रीकल्चरल इनकम कमाई गई है वो एग्जेम्प्ट है, मतलब इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है। अगर एग्रीकल्चरल इनकम आउटसाइड इंडिया कमाई गई है तो वो टैक्सेबल है। बट हाँ, अभी मैंने बोला एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट है, लेकिन हम पढ़ेंगे पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम इस पर एप्लीकेबल है। इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त तो एग्रीकल्चरल इनकम को भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 2। एचईएफ के मेंबर को अपनी एचईएफ के प्रॉफिट में हिस्सा मिला, अपनी एचईएफ की इनकम में हिस्सा मिला, शेयर इन इनकम ऑफ एचईएफ, वो मेंबर के हिट्स में एग्जेम्प्ट होगी। कारण एचईएफ इनकम टैक्स में सेपरेट एसएससी है, एचईएफ ने उस इनकम पर ऑलरेडी टैक्स दे दिया है। बाद में एचयूएफ ने अपनी इस इनकम को अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अगेन वो इनकम मेंबर के हेड्स में टैक्सेबल नहीं होगी, मेंबर के हेड्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 10 क्लॉज 2 में। अब समझते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 2A। ये क्या है? एक पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट शेयर मिलता है, वो एग्जेम्प्ट होगा, पार्टनर के हेड्स में एग्जेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस इनकम पर पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है और वही इनकम पार्टनर्स में अलोकेट होकर पार्टनर को मिली है, तो पार्टनर के हेड्स में एग्जेम्प्ट रहेगी। लेकिन पार्टनर को सेक्शन 10(2)A का एग्जाम्पशन तभी मिलेगा जब उसकी वो रेस्पेक्टिव पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट एसेसेबल है। इसका मतलब उस पार्टनरशिप फर्म ने अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट टैक्स दिया है। ठीक है, अपनी इनकम पर उस पार्टनरशिप फर्म ने अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट टैक्स दिया है और उसी पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, तो दोबारा वो प्रॉफिट शेयर पार्टनर को टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जाम्प्ट रहेगा पार्टनर के हैंड्स में सेक्शन 10 क्लॉज 2A में। फिर बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 4 सब क्लॉज सेकंड। इसमें क्या दे रखा है? एसएससी नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, एज पर फेमा एक्ट वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, मतलब नॉन रेजिडेंट है और वो इंडिविजुअल है। शॉर्ट में बोलता हूं एसएससी एनआरआई है। ठीक है, और उसको इंडिया में इंडियन बैंक में उसने एक एनआरई अकाउंट मेंटेन किया, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इस पर उसको इंटरेस्ट की इनकम मिली, ये इंटरेस्ट की इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 6 सब क्लॉज सेकंड की। रेमुनरेशन मिला फॉरेन एम्बेसी को, फॉरेन एम्बेसडर को रेमुनरेशन मिला, सैलरी मिली अपनी फॉरेन गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये पर्सन कौन है? ऑफिशियल ऑफ एम्बेसी, हाई कमीशन, लेगेशन, कमीशन, कॉन्सुलेट और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट। तो मैं शॉर्ट में बोलता हूं वो फॉरेन एम्बेसडर है और उसकी पोस्टिंग इंडिया में उस फॉरेन गवर्नमेंट ने की है, उसकी पोस्टिंग इंडिया में हुई है, मतलब वो इंडिया में रहते हुए अपनी सर्विसेज दे रहा है जॉब की और उसको रेमुनरेशन मिला। तो फॉरेन एम्बेसडर का ये रेमुनरेशन सैलरी इंडिया में एग्जेम्प्ट होगी, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। और इस फॉरेन एम्बेसडर के अंडर में इंडिया में और भी मेंबर्स होते हैं, इनका सबऑर्डिनेट स्टाफ ये अपने साथ फॉरेन से लेकर आते हैं इंडिया में। उन सबऑर्डिनेट स्टाफ को भी वहां की फॉरेन गवर्नमेंट इंडिया में सैलरी दे रही है। ये सैलरी उन सर्विसेज की दी जा रही है जो सर्विसेज इन्होंने इंडिया में रहते हुए परफॉर्म की, बट ये सैलरी रेमुनरेशन न तो इस फॉरेन एम्बेसडर को टैक्सेबल होगा, न ही उसके अंडर अपॉइंटेड जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उनको भी जो सैलरी मिलेगी फॉरेन गवर्नमेंट से वो भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, वो एग्जेम्प्ट है। अब सुनिए, बट ये एग्जाम्पशन तो कंडीशनल है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ही ये एग्जाम्पशन मिलेगा। तो ये एग्जाम्पशन कब मिलेगा? अब सुनिए, हम क्या कह रहे हैं, वो फॉरेन गवर्नमेंट अपने इस फॉरेन एम्बेसडर को सैलरी दे रही है, वो फॉरेन एम्बेसडर इंडिया में अपॉइंटेड है,
ठीक है, तो इसकी सैलरी एग्जाम्प्ट होगी इस कंडीशन पर कि इंडियन एम्बेसडर भी तो फॉरेन में अपॉइंटेड है। तो इंडियन एम्बेसडर फॉरेन में जब अपॉइंटेड है, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रही है, उसकी वो सैलरी फॉरेन में एग्जाम्प्ट होनी चाहिए। इसका मतलब इंडियन एम्बेसडर की सैलरी अगर फॉरेन में एग्जाम्प्ट हो, तभी फॉरेन एम्बेसडर की इंडिया में सैलरी एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, और ये इंडिया में कोई बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, अदर एम्प्लॉयमेंट कुछ ना करे, अपने पोस्ट पर रहते हुए ये फॉरेन एम्बेसडर अपनी इंडिया में सर्विस दे। इंडिया में ये कोई अदर बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी ना करे और कोई जॉब भी ना करे अपने इस फॉरेन एम्बेसडर के जॉब के अलावा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पशन कंडीशनल है, ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही इस फॉरेन एम्बेसडर का इन इंडिया में इसको फॉरेन गवर्नमेंट से जो रेम्युनरेशन मिला, सैलरी मिली, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 6, सेक्शन 10 क्लॉज 6, सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, सेक्शन 10 क्लॉज 6 सब क्लॉज 6। ठीक है, एक फॉरेन नेशनलिटी वाला पर्सन है, फॉरेन नेशनलिटी वाला पर्सन है और वो एम्प्लॉय है किसी फॉरेन एंटरप्राइज का, उसको रेम्युनरेशन मिला उन सर्विसेज का जब वो इंडियन स्टे पर था, मतलब इंडिया में रहते हुए इंडियन स्टे के दौरान उसने सर्विसेज दी। वो फॉरेन नेशनलिटी का है, फॉरेन नेशनलिटी का है और वो एम्प्लॉय है फॉरेन एंटरप्राइज का, बट उसने जो सर्विसेज दी अपने जॉब की इंडियन स्टे के दौरान दी। अब इस टाइम पीरियड का, इस इंडियन स्टे का इसको जो रेम्युनरेशन मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पशन कंडीशनल है, कंडीशन फुलफिल होंगी तो एग्जाम्पशन मिलेगा। पहला, वो फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया में कोई बिजनेस और ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए और इस फॉरेन नेशनलिटी वाले पर्सन का इंडियन स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन, वो फॉरेन एंटरप्राइज ने इसको जो रेम्युनरेशन दिया तो वो उस फॉरेन एंटरप्राइज के लिए एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस का डिडक्शन अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने में उस एक्सपेंस का डिडक्शन ना ले। तो ये तीन कंडीशन फुलफिल हो तो इस फॉरेन नेशनलिटी वाले पर्सन को अपने फॉरेन एंटरप्राइज से जो रेम्युनरेशन मिला इंडिया में रहते हुए सर्विस देने के लिए, वो रेम्युनरेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 6 सब क्लॉज 8 की। कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है और नॉन सिटीजन है, इंडिया में इंडिया का सिटीजन भी नहीं है और वो इंडिया का रेजिडेंट भी नहीं है। ठीक है, उसको सैलरी मिली, किस बात की सैलरी मिली? फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन फॉरेन शिप, फॉरेन शिप पर थी, तो इस सर्विस को रेंडर करने के लिए उसको जो सैलरी मिली, रेम्युनरेशन मिला, वो पर्सन इंडियन सिटीजन नहीं है, वो इंडिया में रेजिडेंट भी नहीं है, वो नॉन सिटीजन है, वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया के लिए। अब इसको शिप पर सर्विस देने के लिए जो सैलरी मिली वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, बशर्ते एक कंडीशन फुलफिल हो, इसका ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इंडियन स्टे 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 90 दिन की बात आपके यहां पर भी थी, आपके 90 दिन की बात, और 90 दिन की बात आपके यहां पर भी है। अब बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 6 सब क्लॉज 11 की। इसमें क्या दे रखा है? कोई पर्सन है, एम्प्लॉय है फॉरेन गवर्नमेंट का, वो फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो इंडियन स्टे के दौरान सर्विस दे रहा है अपनी फॉरेन गवर्नमेंट को। फॉरेन गवर्नमेंट उसको इस काम की सैलरी दे रही है और वो पर्सन इंडिया में क्यों रह रहा है? उसकी इंडिया में ट्रेनिंग चल रही है, उसकी इंडिया में ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग देने वाले लोग कौन है? वो ट्रेनिंग देने वाले लोग इंडियन गवर्नमेंट है या कोई इंडियन कंपनी है या कोई कंपनी है जिसकी सब्सिडरी कंपनी पॉइंट नंबर बी में लिखी वाली कंपनी है, या कोई स्टेचुरी कॉर्पोरेशन है इंडिया का, या कोई इंडियन सोसाइटी वगैरह है। इसका मतलब ये इंडियन पर्संस उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उसको अपनी फॉरेन गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है, तो ये सैलरी इसके हेड्स में इंडिया में एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, चलिए यहां 90 डेज इंडिया में स्टे वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, इस एग्जाम्पशन में कि उसका इंडियन स्टे कम से कम 90 डेज होना चाहिए, ये कंडीशन यहां नहीं है। वो यहां पर थी और वो यहां पर थी, लेकिन इस वाले एग्जाम्पशन में उसका इंडियन स्टे कम से कम 90 डेज होना चाहिए ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यहां कहीं नहीं, ऐसी कंडीशन कहीं नहीं दे रखी है। अब बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 6D की, रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विस की फीस मिली।
किसको? नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को। किससे मिली? एनटीआरओ से मिली। एनटीआरओ मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से उनको रॉयल्टी मिली या एफटीएस मिली। ये रॉयल्टी और एफटीएस इंडिया में एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है। फिर सेक्शन 10 क्लॉज 10 बीबी, भोपाल गैस के विक्टिम्स को गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिला, किसी से भी मिले, एग्जेम्प्ट माना जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। फिर सेक्शन 10 क्लॉज 10 बीसी, ये क्या है? ये है अगर किसी पर कोई डिजास्टर हुआ और किसी इंडिविजुअल को या उसके लीगल हेयर को इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ। ठीक है, कोई डिजास्टर हुआ और उस डिजास्टर की वजह से कंपनसेशन मिला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी से, तो वो कंपनसेशन एग्जेम्प्ट होगा, सेक्शन 10 क्लॉज 10 बीसी में एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर उस पर्सन ने या उसके लीगल हेयर ने उस डिजास्टर की वजह से जो लॉस और डैमेज हुआ उसका डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट में क्लेम कर लिया है, उस डिजास्टर की वजह से जो लॉस और डैमेज हुआ उसके रेस्पेक्ट में उस इंडिविजुअल या लीगल हेयर ने अगर अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट कोई डिडक्शन क्लेम कर लिया तो फिर ये कंपनसेशन पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 1010 डी की। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट होती है इंक्लूडिंग सम अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी। लेकिन कुछ केसेस में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसिप्ट टैक्सेबल होती है, एग्जम्पशन नहीं मिलता है 1010 डी का। वो कौन से केसेस हैं? देखिए, अगर प्रीमियम लिमिट से ज्यादा भरे गए हैं, पॉलिसी अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले ले रखी है तो सम अश्योर्ड का 20% से ज्यादा प्रीमियम भरा पॉलिसी के पूरे टेन्योर में, जैसे पॉलिसी थी 10 साल की, तो 10 साल में 1 साल भी अगर लिमिट से ज्यादा प्रीमियम भरा, सम अश्योर्ड का 20% से ज्यादा प्रीमियम भरा, तो फिर 1010 डी का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 की है तो अगर प्रीमियम सम अश्योर्ड का 10% से ज्यादा भरा पॉलिसी के किसी भी ईयर में, तो फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसिप्ट एग्जेम्प्ट नहीं होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर पॉलिसी किसी डिसेबल्ड पर्सन के नाम से ले रखी है जो सेक्शन 80U में डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी से सफर्ड है, या वो पर्सन 80 DDB की स्पेसिफाइड डिजीज से सफर्ड है और ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के ऑन और आफ्टर ली गई है और इस डिसेबल्ड पर्सन के नाम से ली गई है या स्पेसिफाइड डिजीज वाले पर्सन के नाम से ली गई है, तो उस केस में सम अश्योर्ड का अगर 15% से ज्यादा प्रीमियम भरा पॉलिसी के किसी भी ईयर में, तो फिर मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होगी। और लेकिन एक बात सुनिए, अगर डेथ हो गई और मैच्योरिटी प्रोसीड मिली, टैक्सेबल नहीं होगी, उस पर 1010 डी का एग्जम्पशन मिल जाएगा। डेथ के केस में गवर्नमेंट की फुल सिंपैथी है, मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट ही रहेगी। फिर बात करते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसिप्ट भी टैक्सेबल होगी। देखिए, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के नाम से, जो उसके लिए खास है एम्प्लॉय, तो वो उसके लिए की मैन कहलाता है। एक एम्प्लॉयर अपने इस खास एम्प्लॉय के लिए, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी का टाइम पीरियड चल रहा है और इसके बीच में ही एम्प्लॉय के रिटायर होने का टाइम आ गया, एम्प्लॉय पहले रिटायर हो गया और ये पॉलिसी अभी मैच्योर नहीं हुई, तो रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको ये पॉलिसी एम्प्लॉय को हैंडओवर करनी पड़ेगी और रिटायरमेंट के बाद के प्रीमियम एम्प्लॉय पे करता है। रिटायरमेंट के बाद के प्रीमियम इस पॉलिसी पर एम्प्लॉय पे करता है। अब एम्प्लॉय ये बोल सकता है ना कि मेरे लिए ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बन गई क्योंकि अब तो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट का कहना है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी स्टेज पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कहलाएगी, भले ही प्रीमियम एम्प्लॉय पे कर रहा हो। ठीक है, तो इसलिए बोला गया की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसिप्ट ऑलवेज टैक्सेबल होगी, उस पर 1010 डी का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 12 सी की। ये क्या है, अग्निवीर कॉर्पस फंड से अग्निपथ स्कीम में कुछ भी पेमेंट होता है अग्निवीर को या उसके नॉमिनी को, वो एग्जेम्प्ट होगा। फिर सेक्शन 10 क्लॉज 13,
ये क्या है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड एएसएफ से विड्रॉवल करके डायरेक्ट पैसा एनपीएस में ट्रांसफर कर दिया गया। नेशनल पेंशन स्कीम, नोटिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस में ट्रांसफर कर दिया गया। पैसा किससे निकाला हमने, एएसएफ अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से पैसा निकालकर डायरेक्टली एनपीएस में डाल दिया। तो ये एएसएफ की विड्रॉवल टैक्सेबल नहीं होगी, ये एएसएफ की विड्रॉवल एग्जैम्प्ट होगी सेक्शन 10 क्लॉज 13 में। फिर बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 15 की। इसकी बात हमने कैपिटल गेन हेड में भी की थी। क्या बोला था मैंने उधर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, उधर हमने पढ़ा था इनको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, तो ये ट्रांसफर करेंगे तो इन पर कैपिटल गेन भी नहीं होता है। वहां पर ही हमने बात कर ली थी कि इन पर इंटरेस्ट भी मिलता है। ये इंटरेस्ट सेक्शन 10 क्लॉज 15 में एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। फिर सेक्शन 10 क्लॉज 16, किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली, ठीक है, क्यों मिली, टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, वो रेसिपिएंट के हैंड्स में एग्जैम्प्ट होगी। अमाउंट कुछ भी हो और सोर्स कहीं से भी मिले, ये स्कॉलरशिप की वैल्यू एग्जैम्प्ट होगी सेक्शन 10 क्लॉज 16 में। अब बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 17A। इसमें क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई अवार्ड मिला या रिवार्ड मिला, अवार्ड मिला या रिवार्ड मिला, अगर किसी अप्रूव्ड पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला पब्लिक इंटरेस्ट में रिवार्ड, तो ये अवार्ड और रिवार्ड एग्जैम्प्ट है सेक्शन 10 क्लॉज 17A में। फिर बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 17D। अवार्ड या रिवार्ड मिला, चाहे कैश में मिला चाहे काइंड में मिला, एक इंडिविजुअल को मिला, एक इंडिविजुअल को मिला तो ही एग्जैम्प्ट है। किससे किससे मिला, ये अवार्ड या रिवार्ड डिटरमाइन किसने किया, इंस्टीट्यूट किसने किया, अनाउंस किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कोई बॉडी है उसने अनाउंस किया, उसने इंस्टीट्यूट किया, ठीक है। बट ये एग्जम्पशन ध्यान रहे इंडिविजुअल को ही मिलेगा, अदर एसएससीज को नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 18 की। एक ऐसा इंडिविजुअल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा था, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, और उसको अवार्ड मिला था परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र या और कोई ग्लेंट्री अवार्ड मिला, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, और उसको परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र या और कोई ग्लेंट्री अवार्ड मिला, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को जो पेंशन मिलेगी ना, वो पेंशन एग्जैम्प्ट होगी, वो पेंशन एग्जैम्प्ट होगी सेक्शन 10 क्लॉज 18 में। अब अगर उस पर्सन की डेथ हो गई तो उनके फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन मिलेगी, वो भी एग्जैम्प्ट होगी। और यहां पर फैमिली का मीनिंग क्या है, उस इंडिविजुअल का स्पाउस और चिल्ड्रन, चाहे वो उस पर डिपेंडेंट थे या नहीं थे, वो स्पाउस चाहे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या वो चिल्ड्रन डिपेंडेंट थे या इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, फैमिली में मेंबर माने जाएंगे। और पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स जो उस इंडिविजुअल पर होली और मेनली डिपेंडेंट थे, वो फैमिली मेंबर माने जाएंगे। तो इन फैमिली मेंबर्स को इस इंडिविजुअल पर्सन की डेथ के बाद फैमिली पेंशन मिली, वो फैमिली पेंशन भी एग्जैम्प्ट होगी। तो क्या बोला, पेंशन एग्जैम्प्ट है और फैमिली पेंशन एग्जैम्प्ट है सेक्शन 10 क्लॉज 18 में। फिर क्या बोला, सेक्शन 10 क्लॉज 19, अगर कोई पर्सन है मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, मतलब आर्मी पर्सन है, अगर उनकी ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर्स को जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो एग्जैम्प्ट हो जाएगी। और यहां पर फैमिली में फैमिली मेंबर्स कौन, या तो उसकी विधवा, विडो, या उसके चिल्ड्रन या और कोई नॉमिनेटेड हेयर्स, उनको जो फैमिली पेंशन मिलेगी ना वो एग्जैम्प्ट होगी सेक्शन 10 क्लॉज 19 में। अब बात करते हैं अगर किसी सिक्किमी इंडिविजुअल को, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उसको सिक्किम स्टेट में रहते हुए कोई इनकम हुई, वो एग्जैम्प्ट होगी सेक्शन 10 क्लॉज 26 AAA में। और किसी अदर प्लेस से इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम हुई, वो भी सेक्शन 10 क्लॉज 26 AAA में एग्जैम्प्ट होगी, सेक्शन 10 क्लॉज 26 AAA। अब सेक्शन 10 क्लॉज 11A क्या बोल रहे हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जो भी पेमेंट मिलेगा। देखिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में हमने डिडक्शंस चैप्टर में समझा था कि गर्ल चाइल्ड के नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो एटीसी में डिडक्शन मिलता है, ठीक है, पैसा जमा कराते गए एटीसी में डिडक्शन मिलता रहा। लेकिन
इस पर एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 10 क्लॉज 11A में। या जब ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट से पैसा विड्रॉ करेंगे, वो विड्रॉवल भी एग्जेम्प्ट होगी सेक्शन 10 क्लॉज 11A में। फिर बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 3AA। स्वच्छ भारत कोष की सारी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। स्वच्छ भारत कोष आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन होता है, इसकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अपने वो डिडक्शन चैप्टर में 80G पढ़ा था। अगर स्वच्छ भारत कोष में डोनेशन देते हैं तो 80G में डिडक्शन मिलता है डोनेशन करने का, ठीक है। और इस स्वच्छ भारत कोष की सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, ये हम एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब वहां पर हमने क्लीन गंगा फंड का भी पढ़ा था। क्लीन गंगा फंड की भी सारी इनकम एग्जेम्प्ट है। ये क्लीन गंगा फंड भी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन होता है, इसकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट है। और जो लोग इसमें डोनेशन करते हैं उनको 80G में डिडक्शन मिलता है, ठीक है। और इधर इस क्लीन गंगा फंड की सारी इनकम एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 3AA इसमें एग्जेम्प्ट है। क्लीन गंगा फंड की सारी इनकम एग्जेम्प्ट है। ये हमने सेक्शन 10 के एग्जम्पशंस डिस्कस किए। अब बात करते हैं हम इसी में ही सेक्शन 10AA। सेक्शन 10AA का एग्जम्पशन, जो पर्सन सेज एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया में अपनी यूनिट अपने बिजनेस यूनिट सेटअप करते हैं उनको सेक्शन 10AA में एग्जम्पशन मिलता है। बट ध्यान रखना, अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है तो 10AA का एग्जम्पशन नहीं मिलता है। बहुत ही खास बात, ये एग्जम्पशन अलाउ नहीं है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, इस बात का ध्यान रखना। चलिए एग्जम्पशन डिस्कस करते हैं। एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब एसएससी कुछ कंडीशंस फुलफिल करे। वो कंडीशंस क्या है? एसएससी एंटरप्रेन्योर होना चाहिए एज पर सेक्शन 2J ऑफ सेज एक्ट, और उसको सेज के डेवलपमेंट कमिश्नर ने सेज एरिया में यूनिट लगाने के लिए अप्रूवल लेटर इशू कर रखा है। ये कंडीशन वो पर्सन फुलफिल करे और उसको इनकम हो रही है किससे? या तो मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन से, या सेज एरिया में जो यूनिट सेटअप की है वहां से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। इसका मतलब या तो एसएससी मैन्युफैक्चरर होना चाहिए या सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ट्रेडर है तो उसको सेज एरिया में यूनिट लगाने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। सेज का डेवलपमेंट कमिश्नर उसको सेज एरिया में यूनिट लगाने की परमिशन ही नहीं देगा। तो ध्यान से सुनिए, सेज एरिया में जितने भी यूनिट्स होती हैं या तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं या वो सर्विस प्रोवाइडर यूनिट्स होती हैं। कोई भी मियर ट्रेडिंग यूनिट नहीं होती है, और वो रेजिडेंशियल हाउसेस तो उधर होते ही नहीं है, ठीक है। और ये बिजनेस एक्टिविटी वो कहां कर रहे हैं? सेज एरिया में कर रहे हैं। और उनका ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस या सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस कब से शुरू होना चाहिए? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2005, लेकिन बिफोर 1 अप्रैल 2021। अब एसएससी एक्सपोर्टर भी होना चाहिए, ठीक है। वो या तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करता है या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करता है। हाँ, उसका एक्सपोर्ट करने का रूट कुछ भी हो सकता है। वो सी रूट से कर रहा है, लैंड रूट से एक्सपोर्ट कर रहा है, या बाय एयर कर रहा है, या और किसी मोड से कर रहा है, चाहे फिजिकल मोड से कर रहा है चाहे अदरवाइज कर रहा है। तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है इंडिया का, उसने इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलप किया और ईमेल के थ्रू उसने अपने फॉरेन कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर भेज दिया, तो क्या वो भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा? यस, वो कहलाएगा। यहां दे रखा है अदर मोड से एक्सपोर्ट किया जाए, वो चाहे फिजिकल हो चाहे अदरवाइज हो, उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब सीए की रिपोर्ट भी एसएससी को फॉर्म नंबर 56 एक्ट में लगानी पड़ेगी और वो इनकम टैक्स इंडिया की मतलब इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से कम 1 महीना पहले, ठीक है। और उसके अंदर सीए सर्टिफाई करेगा कि एसएससी ने ये जो सेक्शन 10AA का एग्जम्पशन लिया है वो उसने करेक्टली कैलकुलेट किया है, वो ये एग्जम्पशन सही क्लेम कर रहा है। फिर ये 10AA का एग्जम्पशन एसएससी को तभी मिलेगा जब एसएससी अपना इनकम टैक्स का रिटर्न सेक्शन 139 की ड्यू डेट तक फाइल कर दे। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी उस पर्सन को सेक्शन 10AA का एग्जम्पशन मिलेगा। इसका मतलब सेक्शन 10AA का एग्जम्पशन कंडीशनल है। चलिए, मिलेगा कितना एग्जम्पशन और कितने पीरियड तक मिलेगा? देखिए, सेज यूनिट का जो भी बिजनेस प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और इनटू
एक्सपोर्ट टर्नओवर उस सेल्स यूनिट का अपॉन टोटल टर्नओवर और उस सेल्स यूनिट का, ठीक है। इसका मतलब उस सेल्स यूनिट की बिजनेस इनकम इनटू ईटी अपॉन टीटी, एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। इसका मतलब एक्सपोर्ट टर्नओवर के प्रोपोर्शन में इस सेल्स यूनिट की बिजनेस इनकम एग्जैम्प्ट होगी और ये क्वालिफाइंग प्रॉफिट कहलाएगा। क्वालिफाइंग प्रॉफिट का जरूरी नहीं है कि पूरा एग्जम्पशन मिल जाए, ठीक है। तो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, जरूरी नहीं है कि इस क्वालिफाइंग प्रॉफिट का पूरा एग्जम्पशन मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोला एक्सपोर्ट टर्नओवर ईटी, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर का पैसा एसएससी को इंडिया में कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में ईयर एंड से 6 महीने के अंदर इंडिया में लेकर आना है, या आरबीआई पीरियड एक्सटेंड कर दे तो एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर लाना है, या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी भी पीरियड एक्सटेंड कर सकती है। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर का वो जितना पैसा ईयर एंड से 6 महीने के अंदर या एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर लेकर आ गया, वही इधर यहां पर एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट होगा। अब सुनिए, अगर एसएससी ने फॉरेन बैंक में, बैंक आउटसाइड इंडिया में आरबीआई की परमिशन से कोई पैसा उधर फॉरेन में ही डिपॉजिट करा दिया, तो वो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा और वो इधर एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट होगा और उसमें भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। इसका मतलब इस केस में एसएससी भले ही इंडिया में पैसा नहीं लेकर आया, आरबीआई की परमिशन लेकर उसने फॉरेन बैंक में ही वो पैसा उधर डिपॉजिट करा दिया, तो भी उसे एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट माना जाएगा। और अब एक बात सुनिए, एसएससी अपने फॉरेन क्लाइंट के प्रीमाइसेस पर जाकर उधर फॉरेन में उस फॉरेन क्लाइंट के प्रीमाइसेस पर बैठकर सॉफ्टवेयर डेवलप करके देके आया, इसे एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कहा जाएगा और एग्जम्पशन मिल जाएगा। चलिए, तो एग्जम्पशन तो कितना मिलेगा ये हमने यहां डिस्कस किया। क्वालिफाइंग अमाउंट कम मिलेगा। क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस सेल्स यूनिट की बिजनेस इनकम इनटू ईटी अपॉन टीटी, ठीक है। तो क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 100% डिडक्शन मिलेगा पहले 5 साल। जब भी सेल्स यूनिट सेटअप की पहले 5 साल उनको क्वालिफाइंग प्रॉफिट का, रेस्पेक्टिव ईयर के क्वालिफाइंग प्रॉफिट का रेस्पेक्टिव ईयर में 100% डिडक्शन मिल जाएगा। फिर उसके अगले 5 साल मतलब 6th ईयर टू 10th ईयर, उसमें क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 50% ही एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। तो ये ईयर कौन से हो गए? 1 to 5, ये 6 to 10, ठीक है। फिर 11th ईयर से 15th ईयर तक मतलब अगले 5 साल क्या होगा? क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 50% और एसएससी को इस सिचुएशन में एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, वो है सेज री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, शॉर्ट में बोले सेज रार। क्या बोले? सेज री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, सेज रार। ये स्पेशल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ता है। तो 11th ईयर से 15th ईयर में क्या कितना एग्जम्पशन मिलेगा? क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 50% और सेज रार अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया, विच एवर इज लेस, ठीक है, इतना एग्जम्पशन मिलेगा। अब हमने डिस्कस किया यहां पर एग्जम्पशन प्रोपोर्शनेट मिलता है बिजनेस इनकम इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। अब एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर दोनों एफओबी फिगर पर होने चाहिए। ये एफओबी फिगर क्या होता है? एफओबी का फुल फॉर्म है फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। अब ये टर्म्स आपके इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में 2 टर्म्स यूज होती हैं, सीआईएफ गुड्स की सीआईएफ वैल्यू और एफओबी वैल्यू, ठीक है। तो सीआईएफ का फुल फॉर्म है कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट और एफओबी का फुल फॉर्म है फ्री ऑन बोर्ड। इसका मीनिंग क्या है डिटेल में समझते हैं, सुनिए। फॉरेन पोर्ट, इंडियन पोर्ट से फॉरेन पोर्ट पर यह शिप जा रहा है, इसमें गुड्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इस शिप के थ्रू इंडियन पोर्ट से फॉरेन पोर्ट पर माल जा रहा है, ठीक है। तो यहां इस स्टेज पर इस गुड्स की जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी उस गुड्स की एफओबी वैल्यू। फिर समुद्र में फॉरेन पोर्ट तक ये गुड्स पहुंचाने का जो इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा ये इसमें ऐड हो जाएगा और जो भाड़ा है फ्रेट वो भी ऐड हो जाएगा। और यहां इस स्टेज पर गुड्स की वैल्यू कहलाएगी सीआईएफ वैल्यू, ठीक है। तो एफओबी के अंदर मैं इंश्योरेंस ऐड कर दूंगा और फ्रेट का पैसा ऐड कर दूंगा। गुड्स की एफओबी वैल्यू के अंदर मैं इंश्योरेंस का पैसा और फ्रेट का पैसा ऐड कर दूंगा, तो उस गुड्स की सीआईएफ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट गुड्स की 2 वैल्यू होती हैं, एक होता है एफओबी वैल्यू, एक होता है सीआईएफ वैल्यू, ठीक है।
यहां पर एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर दोनों एफओबी फिगर पर ही लेने होते हैं। अब सुनिए, फ्री एफओबी मतलब कॉस्ट इंक्लूडिंग कैसे निकालें? पहले हम सीआईएफ वैल्यू उठा लें। एफओबी वैल्यू निकालनी है, पहले हम सीआईएफ वैल्यू ले लें, मतलब कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट। उसमें से हम लेस करें फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस वगैरह लेस कर दें, और वो एक्सपेंसेस लेस कर दे जो फॉरेन करेंसी में इनकर हुए हैं फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विस आउटसाइड इंडिया, वो लेस कर दें। तो सीआईएफ वैल्यू में से ये दो चीजें लेस हो जाएंगी, तो उन गुड्स की एफओबी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने बोला एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर दोनों हमको एफओबी फिगर पर ही लिखने होते हैं। अब एक बात सुनिए, कई बार क्या होता है, एसएससी वो 35 एडी वाला स्पेसिफाइड बिजनेस सेज एरिया में लगाता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, 35 एडी वाला बिजनेस अगर एसएससी सेज एरिया में लगाता है तो उसकी सोच क्या हो जाती है कि मैं स्पेसिफाइड बिजनेस लगा रहा हूं तो उसका मैं 35 एडी का डिडक्शन क्लेम करूंगा पीजीबीपी हेड में, और चूंकि मैं सेज एरिया में स्पेसिफाइड बिजनेस लगा रहा हूं सेज एरिया में, तो मेरे को 10AA का एग्जम्पशन भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट का कहना है दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेंगे, या तो आप 35 एडी का डिडक्शन क्लेम करो या 10AA का एग्जम्पशन क्लेम करो। ठीक है, दोनों में से एक ही मिलेगा। ठीक है, अब 10AA वैसे एग्जम्पशन है, इसको एग्जम्पशन बोला जाता है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन जीटीआई के बाद होता है। ठीक है, मतलब जब ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है हम इसको लेस करते हैं, है ये एग्जम्पशन, लेकिन इसको जीटीआई में से डिडक्शन की तरह लेस करते हैं। ये स्पेशल बात है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते वक्त काम आती है। और एक बात और ध्यान रखना, खास जो ये चैप्टर शुरू होते वक्त ही मैंने आपको बता दी थी कि 10AA का एग्जम्पशन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है, वो बात मैंने आपको यहीं बता दी थी। ठीक है, चलिए इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट।